नमस्कार ऑडियंस, चुनाव विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। और हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी संभावित चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं जींद नगर परिषद के लिए, सबसे आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं, हमारा जब भी ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर आता है, यूट्यूब या फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अब तक मुकेश देवी को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो खुद आए हैं, जबकि चुनाव उनकी पत्नी या उनकी माता जी लड़ेंगी। वो खुद नहीं आ पा रहे, इसके पीछे क्या कारण है? और उनके आरोप भी है, जैसा इंटरव्यू में कर रहे हैं वैसा ही इनमें से जब भी कोई जीतेगा वैसा ही नगर परिषद में होगा। महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है डोली लखीना के प्रतिनिधि के रूप में राजू लखीना, जो कभी भाजपा के कार्यकर्ता होते थे, और विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के दाएं बाएं हाथ होते थे राजनीति के क्षेत्र में। राजू जी, आपका स्वागत है यहाँ। नमस्कार। सबसे पहले हम जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स मिलते हैं उसका जवाब दें। आप डोली जी को क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, कुछ व्यवस्था के कारण मैं उनको नहीं ले पाया। और मेरी पत्नी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जैसा अभी आपने बताया कि मुकेश देवी जी आई हैं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो प्रधान रह चुकी हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की या तजर्बे की कमी लगा लीजिए। और ये जो जींद का इसका चेयरमैन का जो निकली है लॉटरी, ये लेडीज की निकली है। हालांकि सभी जितने भी जेंट्स प्रत्याशी थे सब ने तैयारी कर रखी थी, सभी आपके सामने भी है। थोड़ा सा इसमें फेरबदल हो गया है, थोड़ा सा झटका सबने महसूस किया है। निजी तौर पर मैंने भी महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। परंतु मेरी धर्मपत्नी ये चुनाव लड़ेगी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कंधे पे बंदूक नहीं होगी। बंदूक होगी तो डोली लखीना के हाथ में होगी, और वही चलाएगी। जबकि आपने एक स्टूडियो में तो बंदूक उनको लेकर आए नहीं, उनके हाथ में बंदूक देकर यहाँ ले आते। छोटी सी कोई बात नहीं, अभी समय बहुत है। जब भी आगे आपका ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो निश्चित तौर पे वो ही आपके समक्ष अपनी बातें रखेंगी, आपके हर जवाब का सवाल देंगी। राजू जी, सबसे पहले आपके ऊपर एक आरोप लगा था, आरोप क्या सच्चाई ही कहेंगे अब तो। यहाँ हमारे विधायक जी आए थे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी टेबल पर। हमने जब कहा कि राजू लखीना ने भाजपा को छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, क्या कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने सीधा कहा था कि उनको कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, वो कुछ बनना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपके कोई काम से मना नहीं होता था पार्टी स्तर पर या विधायक स्तर पर। क्यों छोड़ी, अब आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, आप आरोप मत कहिए पहले तो। नहीं, मैंने आरोप तो मना कर दिया। तो आरोप नहीं लगा सकते। हर आदमी का अपना एक दायरा होता है, कोई हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, मैं मानता हूँ। और विधायक जी तो तब पढ़ते थे जब मैंने कॉलेज में इलेक्शन जीत लिया था। आप भी मेरे सहपाठी रह चुके हैं। 89-90 में मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट बना था। तो मैं तो राजनीतिक दौर मेरा बहुत शुरू से पहले से शुरू हो चुका है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं विधायक जी के साथ था, उनके परिवार के साथ था। तो मैंने उनके साथ अपना पूरी निष्ठा से कार्य किया है। मैंने जींद के हर व्यक्ति के साथ कार्य किया है, चाहे श्री मांगेराम गुप्ता जी थे, श्री ब्रिजमोहन सिंगला जी थे, भाई जयप्रकाश थे, गुलशन भारद्वाज जी थे, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी थे, और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी थे। मेरी ईमानदारी पर, मेरी निष्ठा पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो वो उसका जवाब उसी को देना पड़ेगा। मैंने हमेशा, ठीक है, महत्वाकांक्षा है, हर आदमी एक अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और रमेश जी, पेड़ के नीचे कभी पेड़ नहीं लगा करता। अगर आपने अपना पेड़ खड़ा करना है तो एक अलग जगह भी खड़ा करना। और जयप्रकाश वाली बात, कंधा मार के निकल जाओ आगे। हाँ जी, तो कंधा मार के आगे तो देखो, कंधा मारना ही पड़ेगा। मानते हैं हम, आपने बहुत ईमानदारी से कबूल किया है कि महत्वाकांक्षा के लिए आपने विधायक को कंधा मारा है और आगे निकले हैं। अब आगे आपका कार्य क्षेत्र काम करेगा। राजू जी, सब आप हमारे आ जाते हैं जींद के ऊपर, जींद के विकास के ऊपर। आज जींद को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कौन से काम नहीं हुए और इस स्थिति में पहुंचा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं इसमें हर व्यक्ति को जिम्मेवार मानता हूँ। ऊपर से ले लीजिए, हरियाणा सरकार से लेकर निचले सत्र तक सब जिम्मेवार है। हर व्यक्ति जिम्मेवार है। अभी मैं आपका 2-4 दिन पहले ही आपका प्रोग्राम देख रहा था। हालांकि मैं एक बात आपको एक भाई के नाते सलाह भी देना चाहता हूँ, सभी कैंडिडेटों के इंटरव्यू लेने के बाद शहर के नुमाइंदे को बाद में बुलाना चाहिए था। आपने पहले बुला लिया, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या को नजर रख के उनसे जो हमारे ही क्वेश्चन उनसे करने चाहिए। वो तो बार बार आएंगे, और वो तो जब टिकट मिल जाएगी पार्टियों की उस टाइम उनको बुलाएंगे। फिलहाल हमने उनको बुलाया इसलिए था कि जो बैठक थी नगर परिषद चुनाव के लिए, उसमें क्या खुलासा कराने के लिए हमने बुलाया था, वो खुलासा नहीं करके गई।
मैं हमने तो ये पूछा था कब चुनाव करवा सकते हैं, रणनीति उनको बुलाएंगे जरूर जब हमारे सभी कैंडिडेट आएंगे, आखिरी इंटरव्यू वोटिंग से पहले उनका होगा। ये मेरा सवाल था शहर के सौंदर्यीकरण का विकास का जी। तो आपने खुद ही परसों के इंटरव्यू में बोला कि सौंदर्यीकरण कहते हुए मेरे को शर्म आती है। मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो कहाँ पे क्या हुआ, चाहे आप कूड़े के ढेर लगा देखिए, जान गेट के ऊपर सेठी फ्रूट कंपनी के पास इतनी मार्केट म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानें वहाँ ढेर है, आपके सफेदो गेट पे देखिए, स्की नंबर 6 में देखिए, कोई कलेक्शन पॉइंट ही नहीं है। अगर लोग जहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं, एक प्रकार से जैसे हमारे कहावत है कि माता सी रोक देते हैं, वहीं पे ही कूड़ा फेंकते रहते हैं। हालांकि नगर पालिका के समय समय पर नगर पालिका का आप टेंडर देखिए, सफाई का 7 लाख रुपए का 70 लाख में चला गया, और शहर की व्यवस्था कहाँ पे है। मैं हर व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे शहर के ऑफिसर हो, हर व्यक्ति हमारे जीत को नरक बनाने के लिए जिम्मेवार है। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीत जाती हैं तो आप अलग क्या करेंगे कूड़ा उठाने के लिए, जबकि वही इक्विपमेंट है, सब कुछ है, नगर परिषद के संसाधन है, टेंडर दिया जाता है, तो आप कौन सी पॉलिसी लेंगे कि कूड़ा के ढेर ना लगे? देखिए, कलेक्शन पॉइंट होने चाहिए, समय समय पर उसका वहां से उठाव होना चाहिए। शहर नगर पालिका के पास हर प्रकार की मशीनें हैं, उनके पास जेसीबी मशीनें हैं और भी जो उठाने के सब ट्रालियां हैं, तो समय समय पर एक टाइम बाउंड होना चाहिए उसको उठाने के लिए। अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले आपने देखा हो तो मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप डाउनलोड किया, राइट टू कार। उसमें मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जो काम कितने दिन में होंगे, राइट टू सर्विस के नाम से किया है कि 7 दिन में ये काम होगा, 20 दिन में ये काम होगा, लगेगा, नौकरी भी जा सकती है। तो रजिस्ट्री तो 1 दिन में हो रही है, एक आदमी का राशन कार्ड 7 दिन 15 दिन में बन रहा है। यानी कि सरकार को कमाई का साधन तो हैंड टू हैंड चाहिए। एक आम आदमी का डोमिसाइल, एक आदमी का अपना मरण जीवन प्रमाण पत्र, तो वो 15 दिन नगर परिषद के अधिकार में तो नहीं आता, उसमें आप क्या कर सकते हैं? नगर ये सब नगर परिषद के अधिकार में ही है जी। डोमिसाइल बनाना, डोमिसाइल उनके अधिकार में बनते हैं। मैं कुछ साथी के साइन होते हैं डोमिसाइल पे, जाएगा तो नगर पालिका से ही बनेगा ना, तो एसडीएम के साइन होंगे तो बनाएंगे तो नगर पालिका ही ना। चलिए, कोई प्रोजेक्ट जो आप कहें कि मैंने जींद का नजारे बदल दिए हैं, अब जींद एक सुंदर शहर लगेगा, वो क्या प्लान है? ऐसा रमेश जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। लोग यहाँ पर कुछ बोले, बाद में कुछ ना हो, किसी बात की जवाबदेही नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, पहली बार मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी जींद वासियों के आशीर्वाद से। मेरे से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर जींद को पेरिस, जींद को लंदन, जींद को पंचकुला, जींद को गुड़गांव बनाने की बातें कर चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, जींद को अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, अपना जींद बनाएंगे। जितनी कोशिश होगी इसकी साफ सफाई, इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप बनाने का काम करेंगे, यही मेरा वादा रहेगा। राज, आप ये बताइए, आप कौन सी पार्टी से टिकट मांगने का इच्छा रखते हैं क्या? किसी पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट की मेरी उम्मीदवारी की इच्छा है, और मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर ही सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन किया था, उसके बाद आप रणदीप सिंह के भी प्रोग्राम में गए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जींद, कुरुक्षेत्र और कैथल, वहाँ पर रणदीप सिंह का हाथ ऊपर रहेगा कोई भी टिकट देने में, तो उसमें रणदीप सिंह शायद आपकी सपोर्ट करें ना करें, यहाँ कितना विश्वास है? देखिए, हाई लेवल पर हर पार्टी में ग्रुप होते हैं, उस लेवल के हम आदमी भी नहीं है, एक आम कार्यकर्ता है। मेरी सबसे अच्छी हाई हेलो है, सबका मेरे साथ आशीर्वाद है, चाहे वो अध्यक्षा शैलजा जी हो, चाहे भाई रणदीप जी हो, हुड्डा साहब हो, भाई दीपेंद्र जी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जैसा भी आदेश करेगी, मैं पार्टी के सिंबल पर लड़ने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस में यही तो दिक्कत है अब तक, वो सभी जो सबकी राम राम करते हैं, सबसे हलवाई रखते हैं, उसको वो अपना मानते ही नहीं, उनको थप्पा चाहिए। अब रणदीप के पास आपसे पहले बहुत सारे पार्षद भी इस वक्त मौजूद भी हैं और उनके निष्ठावान कार्यकर्ता वर्षों से जुड़े हैं, तो उसमें रणदीप आपके ऊपर आशीर्वाद क्यों बनाएंगे? बिल्कुल, ये तो रणदीप जी या हुड्डा जी देखेंगे। हमारी तो अपना कोशिश है, हमारा कर्म करना हमारा फर्ज है, अपने एफर्ट्स दिखाना, अपने जो भी मेरी समाज के प्रति मेरी निष्ठा है, समाज में मेरी इमेज है, उसको देख के अगर पार्टी किसी क्राइटेरिया पे मेरे को देखेगी तो पार्टी, अगर बाई द वे पार्टी का टिकट नहीं मिल पाता है तब आप पीछे हट जाएंगे या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी जी, जो भी पार्टी का प्रत्याशी होगा जी, कांग्रेस पार्टी का,
मेरे को इस बात का नहीं है कि अगर कौन से ग्रुप का होगा। अगर बाई दी वे अभी तो कह रही है कांग्रेस हम सिंबल पर लड़ेंगे, अगर बाद में एकदम डिसीजन चेंज करते वक्त कांग्रेस कभी टाइम नहीं लगाते, अगर उन्होंने ये कर दिया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? कि पार्टी अगर सिंबल पे नहीं लड़ती तो पार्टी किसी को अप्रोक्ष रूप पे तो समर्थन देगी ना। बिल्कुल देगी। तो जिसको समर्थन पार्टी देगी तब उसके साथ है। निष्ठावान कार्यकर्ता ही था। बिल्कुल। यानी महत्वाकांक्षा को गला घोट देंगे ये? नहीं, गला घोटना ही आपने अभी कहा कि महत्वाकांक्षा के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। महत्वाकांक्षा ही विधायक जी ने अपना शब्द बोला है और ये कोई गलत भी नहीं है। अगर महत्वाकांक्षा को रोकना था तो आपस में बैठ के तालमेल बनाया जा सकता था, जो उन्होंने नहीं बनाया। अगर बाई दी वे देखिए आपका समुदाय पंजाबी वर्ग है, कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, सबसे ज्यादा वोट इसी वर्ग के हैं नगर परिषद जीने में। अगर भाजपा में किसी पंजाबी वर्ग में ही टिकट देने लगी तब आप कितना महसूस करेंगे कि अगर भाजपा में होते तो शायद पहली चॉइस होते आप? तो फिर इसमें तो विधायक जी को देखना था ना, पार्टी को देखना था। अच्छा, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी? बिल्कुल जी, उन्होंने ये लगा कि पंजाबी एमएलए पंजाबी चेयरमैन की टिकट नहीं मिल सकती। हालांकि इस बात को आप देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर सुधा जी एमएलए हैं, उनकी धर्मपत्नी चेयरमैन है। तो ये तो उनको अपने आप इस बात से अनसिक्योर हो गए। कितने साल पहले कहा आपको कि टिकट नहीं मिलेगी नगर परिषद के लिए चेयरमैन? ये 2019 में। और आपने तभी उनको अलविदा बोल दिया? मैंने पिछले कोरोना टाइम में मेरी उनसे बाय बाय होगी जी। तो अब विधायक जी के साथ पारिवारिक संबंध तो हैं, लेकिन विधायक जी कई बार बहुत गुस्सा खाते रहते हैं, अधिकारियों पर डांटते रहते हैं, उस बार कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे विधायक जी की कार्यशैली? तो विधायक जी कार्यशैली को मैं बहुत अच्छी भली बातें से जानता हूँ, बहुत नजदीक से जानता हूँ। आप लोगों को भी पता है मैं बहुत नजदीक रहा उनके और मौका भी मिला। और मैंने जितना ईमानदारी से, मैं अपने आप कहूँगा इसका सर्टिफिकेट मैं अपने को अपने आप ही दे रहा हूँ, सामने वाला भी दे सकता है कि मैंने बड़ी निष्ठा से बड़ी ईमानदारी से काम किया। जितना मेरे को काम दिया गया मेरी कार्यशैली की अभी जस्ट मैं अभी एक इंटरव्यू सुन के आया हूँ यूट्यूब पे उनका, अभी फेसबुक पे चल रहा था, अभी 10 मिनट पहले ही का है, राजेंद्र नगर का। उन्होंने वहां पे अधिकारियों को उग्रवादियों से भी यानी कि संज्ञा दे दी कि इनसे तो उग्रवादी ही अच्छे हैं। जो उग्रवादी बम ब्लास्ट करने के बाद अपना ये कहते कि हमने जिम्मेवारी ली, हमने बम ब्लास्ट किया है, ये हमारे जिले के अधिकारी तो ऐसे ही नहीं है, तो ये उग्रवादी ही इनसे अच्छे। तो आप ये देखिए जिस फौज का कमांडर ही इतना हताश हो तो फौज क्या करेगी? चलिए अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। जो ये नगर परिषद का चुनाव जातीय समीकरण बहुत हैवी होते हैं, आप अपने समुदाय पे कितना कॉन्फिडेंस है कि आपका समुदाय विधायक की बजाय आपके साथ खड़ा होगा? मैं अपने समुदाय पर 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपने समुदाय के जितने भी हमारे बुजुर्गवार हैं या राजनीति के शौकीन हैं सबका आशीर्वाद ले चुका हूँ। और रमेश जी एक बात आप बड़ी बात ही जानते हैं कि अपने लिए वोट लेना और दूसरे को दिलवाने में अंतर होता है जी। ये विधायक का चुनाव नहीं है, ये चेयरमैन का चुनाव है। चेयरमैन मैं लड़ रहा हूँ और विधायक मेरे को छोड़ के किसी दूसरे को कम्युनिटी को कहे तो वो सामने वाला भी इस बात को सोचेगा। मैं समाज के अंदर हूँ, समाज में मेरे को 4 लोग जानते हैं। मैं मेन बाजार का बहुत लंबे समय से प्रधान हूँ, शहीद आजम युवा क्लब पटियाला चौक का मैं 35 साल से चेयरमैन हूँ, बहुत सी संस्थाओं का मैं सेक्रेटरी प्रधान हूँ। तो मेरी भी शहर के अंदर लेकिन एक कम्युनिटी से तो चुनाव नहीं जीता जाता। मैं तो 36 बिरादरी का मेरे साथ आशीर्वाद रहेगा, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी है। देखो अपनी कम्युनिटी तो अपनी होती है, अगर अपना घर मजबूत नहीं हो तो आप दूसरे के घर के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। मैं कॉलेज लेवल से मेरे सभी जाट समुदाय से मेरे संबंध है। मैं डाटरत गांव से संबंध रखता हूँ। टोटली सफेदो रोड पर जितने भी गांव पड़ते हैं सभी की अब आप देखेंगे अपना सबका रहने की यानी कि मकान कोठियां जीन के अंदर है, मेरा सबके साथ संबंध है। यानी आपने कोई भी समुदाय कॉम्बिनेशन बना दिया एक तरह से, तो जाट और पंजाबी का तो आपने जोड़ लिया है। जाट पंजाबी का तो हमेशा जुड़ता आया है, लेकिन वो 2009 से ही जुड़ने लगा, पहले नहीं। कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैंडिडेट के ऊपर। चलिए राजकुमार जी ने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी है, अपना सब्जेक्ट क्लियर किया क्यों राजनीति में आए, क्या उनका है, और उम्मीद करेंगे अगर उनको टिकट मिल जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम अपनी धर्मपत्नी डोली लखीना जी को भी जरूर आपसे रूबरू रहेंगे। राजू जी आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सिटी केबल के सभी साथियों का, सभी जींदवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जींदवासियों से अपील कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा इसी तरह मेरे साथ बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।